हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल स्टडी। आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसका मैंने पूरा नोट्स बना के रखा है। मैं आप लोग को यही नोट्स आज बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में मेन पॉइंट्स हैं, जो आपके एग्ज़ाम में मोस्टली आ सकता है। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ये केमिस्ट्री का 4th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम है और ये पार्ट 1 है। इस चैप्टर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं इसके अगले दिन डाल दूंगा। चलिए देखते हैं आज के इस फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसका पहला है एन एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। जो एटम होता है ना वो डिविजिबल होता है, यानी कि हमने 3rd चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ लिया था कि एटम इनडिविजिबल है, यानी कि एटम को और छोटा नहीं किया जा सकता है। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने यहाँ पे ट्राई किया है, यानी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और सजेशन भी दिया है। तो इससे हमें पता चला कि एटम और डिविजिबल हो सकता है और ये बहुत सारे चार्ज पार्टिकल से मिलके बना है। और किसमें कितना चार्ज है, एटम के अंदर क्या है, वो सब हम आगे देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है एटम कंसिस्ट 3 पार्टिकल्स। एटम 3 पार्टिकल से मिलके बना है। पहला है इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव साइन रहता है, नेगेटिव चार्ज उसमें रहता है। और सेकेंड है प्रोटॉन, जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है। और थर्ड है न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना दिया है जिसमें कितना मास होता है, उसमें कितना चार्ज होता है, वो आप सबको मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास है। और इसमें चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ सी का मतलब कुलान, यानी कि चार्ज का जो SI यूनिट होता है ना वो होता है कुलॉम्ब। सेकेंड है प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इतना प्रोटॉन में मास होता है। अब प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ C, यानी कुलाम। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.67, यानी कि जो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास दोनों एक ही होता है। इसका वही मास होगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और इसमें जो चार्ज होता है इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि इसका कारण मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। अब देखिए फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल मतलब यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही तीनों पार्टिकल्स फंडामेंटल पार्टिकल है। तो इन सब का डिस्कवर किसने किया था और कब किया था? सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन, जिसका नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसको किसने डिस्कवर किया था जे थॉमसन। ये एक साइंटिस्ट है, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और इन्हीं ने ही इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। कब किया था 1897 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। सेकेंड है प्रोटॉन यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो इसको किसने डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने। कब किया था 1886 में। थर्ड है न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए उसको न्यूट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, और इसको डिस्कवर किसने किया था जेम्स चैडविक। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे डिस्कवर किया। कब किया 1937 में। 1937 में इसको डिस्कवर किया था। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी बस यही है। अगला शॉर्ट्स देखिए, ये सब के जो नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसका डिस्कवर कौन किया था, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? ईट पग नच। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, पी का मतलब प्रोटॉन और एट का मतलब न्यूट्रॉन, और लास्ट में है ई के में टी है, टी से थॉमसन। कब किया था 1897 में। पी से पग यानी पी से प्रोटॉन, और जी से गोल्डस्टीन कब किया था 1886 में। और नच यानी एन से न्यूट्रॉन। ये तीनों क्या है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है जो न्यूट्रॉन एटम के अंदर रहता है। और थर्ड है CH यानी चैडविक, जेम्स चैडविक। और इनको कब डिस्कवर किया था 1932। सॉरी मैंने यहाँ 1937 बोल दिया था, यहाँ पर होगा 1932 होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है देखते हैं। देखिए यहाँ प्रोटॉन इज ऑल्सो नोन एज कैनाल रेज।
प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और इसमें क्या होता है, कैनाल रेज होता है, और कैनाल रेज भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब कैनाल रेज, कैथोड रेज, ये सब मैं आपको आगे बता दूंगा। अब अगला है मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास दोनों सेम होता है। हमने यहाँ पर देखा था, देखिए प्रोटॉन, एक मिनट, ये देखिए, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, ये दोनों का मास सेम ही है, मैंने अभी आप लोग को बताया था। ठीक है, अगला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है किससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के मास से इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास इज इक्वल टू 2000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो प्रोटॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 टाइम्स, यानी 2000 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन यानी पॉजिटिवली चार्ज, यानी पॉजिटिवली चार्ज का मास इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिवली चार्ज से 2000 टाइम्स ज़्यादा होता है। अब अगला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिवली चार्ज इज नेग्लिबल एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास कुछ बराबर, किसके बराबर नहीं होता है, किसके कंपेयर में, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जब मिला दिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के मास के नेग्लिबल होगा, यानी नेग्लिबल मतलब बराबर नहीं होगा। अगला चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों का चार्ज इक्वल होता है। ठीक है, अगला इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नॉन एज कैथोड रेज, मैंने आपको अभी बोला था ना, कैथोड रेज, एनोड रेज, ये सब मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, ऑल अबाउट एटम, हमने पिछले चैप्टर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा था, अब उसी में से ये एटम है, तो एटम की छोटी मोटी जानकारी हमें रखनी चाहिए। ठीक है, यहाँ मैंने एटम के बारे में कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स लिखे हैं। एटम का शेप कैसा होता है, एक स्फेरिकल शेप होता है, स्फेयर जैसा। और देखिए यहाँ पर एटम किस तरह होता है, ये देखिए इस तरह, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एटम कुछ इस तरह होता है, फिगर ठीक से नहीं बना। और इसमें क्या होता है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब प्रेजेंट कहाँ होते हैं, देखिए ये एक एटम है, इसमें ये न्यूक्लियस भी होता है, एक न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते रहता है एक स्पेसिफिक सेल में, यानी कि एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते रहता है एटम के अंदर ही। यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ये सब मैं आपको आगे अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, ये का इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन मतलब कि जो न्यूक्लियस है उसके किनारे में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन, अरे इलेक्ट्रॉन जो है सो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में यानी स्पेसिफिक सेल में घूमते रहता है, और जो न्यूक्लियस है वो एक ही जगह रहता है। और एक बात और है इसमें कि जो ये पूरा एटम है, पूरा एटम का मास कहाँ होता है, उसके न्यूक्लियस में होता है। पूरे एटम का जो मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में ही होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट इनविजिबल, इनडिविजिबल एंड इंडस्ट्रियल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। थर्ड चैप्टर में यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था कि एटम क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इनविजिबल मतलब इसको देखा नहीं जा सकता। स्मॉलेस्ट है ये तो गलत हो गया, क्योंकि इससे भी स्मॉलेस्ट तो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब तो स्मॉलेस्ट ही है इससे ज़्यादा। इनविजिबल ये सही है क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते हैं नेक्ड आइज से। इनडिविजिबल यानी इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये तो गलत हो गया क्योंकि हमने तो इसे तोड़ दिया है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इन तीनों में भी तोड़ दिया है। लेकिन एटम के अंदर 32 पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन हमको भी पढ़ना यहाँ पर 3 ही है। ठीक है, और देखिए अगला क्या, इनडेस्ट्रक्टिबल मतलब कि इसको और डिस्ट्रक्ट यानी इसको और वही तोड़ा नहीं जा सकता है। इंडिविजुअल मतलब और इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, और इनडेस्ट्रक्टिबल मतलब इसको और पार्ट्स में तोड़ा नहीं जा सकता है।
तो ये दोनों तो गलत हो गया, क्योंकि इसको हमने डिवाइड भी कर दिया और इसको तोड़ भी दिया। ठीक है, अगला वेरियस एटॉमिक मॉडल। आप अपने बुक में चेक कर सकते हैं, जिस तरह से मैं यहाँ पर नोट्स लिखा रहा हूँ उसी टाइप से आपके बुक में भी होगा, यानी टॉपिक बाइज टॉपिक मैं आपको यहाँ पर बता भी रहा हूँ और मैंने अच्छे से नोट्स बना लिए ताकि आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वेरियस एटॉमिक मॉडल यानी अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिए थे एटम के, कि उसमें ये यहाँ प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होता है, इसमें इतना चार्ज होता है, ये सब यहाँ दिए थे। सबसे पहला क्या था, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन हमने भी देखा था ना, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवर जे थॉमसन, तो वही एक मॉडल दिए थे यहाँ पर। अब वो मॉडल क्या था हम देखते हैं। थॉमसन एक्सप्लेन हिज मॉडल बाय ए वाटरमेलन और क्रिसमस पडिंग, दे प्रपोज दैट। देखिए थॉमसन क्या किए थे, अपने मॉडल को किस तरह एक्सप्लेन किए थे। एक एग्जांपल लिए थे वाटरमेलन या फिर क्रिसमस पुडिंग। हमने देखा था ना, क्रिसमस पुडिंग एक केक होता है, क्रिसमस में लगाया जाता है, उन्हीं के एग्जाम्पल से। दे प्रपोज दैट, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर। मैंने अभी बताया था ना कि एक एटम क्या शेप कैसा होता है, स्फेयर होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर होता है, यानी कि पूरा जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है। एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट, यानी कि एक वाटरमेलन के एग्जाम्पल से बताया। जिस तरह एज्यूम कर लिए कि जो एक वाटरमेलन है वो पूरा एक एटम है, जो पूरा एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है, और उसके अंदर जो सीड्स होते हैं, जो दाने दाने होते हैं, ब्लैक सीड्स, वो क्या है, उस पर इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो हर जगह एम्बेडेड रहते हैं, यानी धंसे हुए रहते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको फिगर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, एक वाटरमेलन है, या फिर आप यहाँ पर एक पुडिंग केक भी रख सकते हैं। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर ये रेड पार्ट है, ये पूरा स्फेयर है। उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ पर रेड पार्ट है जो पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है। एक मिनट मैं आप लोग बताता हूँ। ये देखिए पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर, ये जो रेड पार्ट है ये पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है, और ये जो एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ये वाटरमेलन के सीड्स है। हम जानते हैं ना वाटरमेलन में सीड्स भी होता है, छोटे छोटे दाने, वही दाने क्या है यहाँ पे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये जो सीड्स है ये इलेक्ट्रॉन है, ये इनका कहना था। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे रेड एडिबल पार्ट इन वाटरमेलन इज प्रोटॉन। हमने यहाँ देखा था रेड पार्ट क्या है, प्रोटॉन है, उसके अंदर रेड पार्ट होता है। खाया है ना आपने वाटरमेलन, तो वही रेड पार्ट क्या है, प्रोटॉन है। और जो ब्लैक सीड्स इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसमें एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली charge are equal in magnitude, so the atom as a whole is electrically neutral। अब देखिए थर्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है। अब ये कैसे बता दिया इन्होंने ये इसलिए इस तरह से बता दिया। अगर देखिए इसमें तीन ठो होता है, एक ठो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों तरफ घूमते रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जहाँ न्यूक्लियस होते हैं उसके चारों तरफ, और जो सारा मास कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में। अगर इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास ही रहेगा, यानी न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं रहता है, अगर न्यूट्रॉन में कोई चार्ज रहता तो उसका भी मास होता, अगर उसमें मास होता तो एटम एग्जिस्ट नहीं कर पाता। क्योंकि एटम में क्या होता कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास अगर ज़्यादा कम हो जाता, इसलिए तो न्यूट्रॉन में कोई मास नहीं होता है, सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों में ही सिर्फ मास होता है। अगर न्यूट्रॉन में भी मास आ जाता या फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास एक दूसरे से डिफर करता तो फिर यहाँ पर एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता नेचर में। ठीक है, इसलिए दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का मास सेम होता है। अब जे थॉमसन की क्या लिमिटेशंस थी, यानी क्या क्या चीज़ वो नहीं बता पाए, अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया वो एक्सप्लेन नहीं किए, वो सब हम देखते हैं। थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन्ड
दैट एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। थॉमसन ने क्या बताया था थॉमसन के मॉडल में कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि ये बात तो सही किया था, ये न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल होगा तभी तो एटम एग्जिस्ट कर पाएगा, तो ये बात इन्होंने सही बोली थी। ठीक है। द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड बाय अदर साइंटिस्ट इज़ नॉट डिफर, यानी कि जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो इनके मॉडल से मैच नहीं किया, इसलिए इनके जो मॉडल है इनको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है। चलिए सेकेंड क्या है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब ये रदरफोर्ड कौन थे, ये भी एक साइंटिस्ट थे। अब इनके बारे में जो जे थॉमसन है, रदरफोर्ड है, और इनके बाद एक और साइंटिस्ट है बोर्स मॉडल। तो इन तीनों का मैं इंट्रोडक्शन भी आपको दे दूँगा लास्ट में। ठीक है। अभी हम इनको देखते हैं। दे सिलेक्टेड सम पार्टिकल्स इन दिस अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब रदरफोर्ड क्या किए, अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए एटम में पता लगाए कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है, क्योंकि जे थॉमसन तो ऐसे ही बोल दिए थे बिना एक्सपेरिमेंट के। अब ये क्या कर रहे हैं, एक अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि एटम में ये तीनों प्रेजेंट कहाँ होते हैं और इनके बहुत सारे कैरेक्टर के बारे में, यानी इन तीनों पार्टिकल के कैरेक्टर के बारे में। ठीक है। तो पहला क्या है, ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल, यानी कि गोल्ड की पतली सी पन्नी। हमने देखा था मिठाई की दुकान में एल्युमिनियम की पन्नी होती है जहाँ पे मिठाई ढकी होती है, उसी तरह गोल्ड की भी एक फॉइल होती है यानी पन्नी। ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल वो क्यों सिलेक्ट किए थे, क्योंकि ही वांटेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल, क्योंकि गोल्ड जो होता है वो सबसे थिनेस्ट लेयर होता है, सबसे पतली पन्नी होता है। ताकि अच्छा, ये सबसे पतली पन्नी क्यों लिए, क्योंकि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो पतली पन्नी से पास हो जाए। अगर वो सिल्वर का या एल्युमिनियम का लेते तो वो पास नहीं हो पाता, और जब इन्होंने गोल्ड का लिया तो गोल्ड सबसे थिन होता है यानी सबसे पतला होता है, इसलिए उसके अल्फ़ा पार्टिकल जो है पास हो गया। अब ये अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है ना, ये अल्फ़ा पार्टिकल क्या है। ये अल्फ़ा पार्टिकल एक रेज है। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर जो है ना, देखिए रेडियम यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए ये रेडियम, ये पूरा क्या है, एक अल्फ़ा पार्टिकल है। ये देखिए ये सीधे जा रहा है, ये जो लाइन जा रहा है ना ये अल्फ़ा पार्टिकल्स है। जो ये ब्लॉक ऑफ लेड यानी कि लेड का यानी पी भी होता है, ये एक लेड एक क्या है एलिमेंट है, और जिससे ये अल्फ़ा पार्टिकल जा रहा है, देखिए जा रहा है। और यहाँ पर क्या आ गया, एक गोल्ड फॉयल आ गया। अब इस गोल्ड फॉयल को बहुत सारा क्या हुआ कि देखिए जब इसको पास किया गया तो क्या हुआ, यहाँ से बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, कुछ इधर चले गए, देखिए कुछ इधर चले गए, कुछ सीधे चले गए और कुछ इधर आ गए, और ये देखिए कुछ तो इधर जाके डायरेक्ट इधर आ गए। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला देखिए, अल्फ़ा पार्टिकल आर डबली चार्ज हीलियम आयंस, यानी अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो हीलियम के बने हुए थे। और हीलियम क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है हीलियम। हीलियम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस होता है। सिंस दे हैव ए मास ऑफ 4u, यानी कि 4 यूनिफाइड मास होता है। हीलियम का मास कितना होता है, 4u। द फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स हैव ए कॉन्स्टेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी अल्फ़ा पार्टिकल जो फास्ट मूविंग था, जो पास हो रहा था, उसमें एक फास्ट मूविंग एनर्जी थी और वो पतली पन्नी को पास करके चले गए। और कुछ तो एंगल बना लिया, कुछ तो सीधे चले गए। आपने बुक में एक फिगर देखा होगा जिसमें कुछ तो सीधे चले गए, कुछ टेढ़े चले गए, कुछ एंगल बना के चले गए। और 12,000 पार्टिकल से एक पार्टिकल तो वहाँ से डायरेक्ट रिटर्न भी हो गया। ठीक है। It was expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particles। देखिए मैं आपको एक बात बताना भूल गया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब जब भी आपको पूछा जाएगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है।
particles in the gold atom. Since the alpha particle were much heavier than the proton, he did not expect to see large deflections. देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो डिफ्लेक्ट हो गए सब एटॉमिक पार्टिकल से, यानी कि ये सब जो चीज़ थे वो सिलेक्ट किए थे, ठीक है, ये सब जो चीज़ है वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुने थे। ये तो हमने समझ गया, ठीक है। अगला जे थॉमसन, ये कौन थे? अब इनका कुछ इंट्रोडक्शन भी तो जानना चाहिए था। बाय द वे अगर इनका इंट्रोडक्शन में कुछ पूछ दिया गया तो इसलिए जे थॉमसन देखिए एक ब्रिटिश फिजिशियन थे, यानी कि एक ब्रिटिश थे और ये क्या थे, फिजिक्स के मास्टर थे। वॉज बॉर्न इन चीथम हिल्स ए सबर्ब ऑफ मैनचेस्टर। ये क्या है, एक जगह का नाम है। तो ये बॉर्न इन चीथम हिल्स ए सबर्ब ऑफ मैनचेस्टर, ये एक जगह का नाम है। मैनचेस्टर के चीथम हिल्स में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1856 से 1940 तक इनका लाइफ टाइम रहा था, लाइफ स्पैन। और इनका बॉर्न कब हुआ था? 18 दिसंबर 1856 में ये बॉर्न किए थे। ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, इनको फिजिक्स में अवार्ड भी मिला था। कब? 1906 में फॉर हिज वर्क ऑन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के लिए इनको क्या मिला था? क्या मिला था इनको? प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था 1906 में डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन के लिए। यही किए थे ना, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी यही किए थे। डायरेक्ट द कैनवस लेबोरेटरी एट कैम्ब्रिज फॉर 35 ईयर्स एंड 7 ऑफ हिज रिसर्च असिस्टेंट सब क्वेरी अवार्ड नोबेल प्राइज़, यानी 35 साल में, 35 साल के उम्र से ही वो 7 ऑफ इस, यानी अपने 35 साल में ही वो क्या किए, 7 साल जो है इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में दिए थे, इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। अब यहाँ क्या है देखिए, रदरफोर्ड जब ये एक्सपेरिमेंट किए तो उनको क्या क्या ऑब्जर्व हुआ, क्या क्या उनको पता चला। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेटेड थ्रू द गोल्ड फॉइल, यानी कि ये देखिए यहाँ से जो गया लाइन, यानी जो अल्फ़ा पार्टिकल गए वो सीधे पास हो गए, यानी कि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से सीधे पास हो गए, कोई एंगल नहीं बनाया, एकदम सीधे पास हो गए, ठीक है। सेकेंड क्या बोल रहा है, सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स, यानी इस फॉइल से टकराने के बाद बहुत सारे जो पार्टिकल है वो स्मॉल एंगल्स बना के गए, यानी कि ये फिगर तो छोटा है, यहाँ से कुछ ऐसे चले गए, कुछ ऐसे चले गए, कुछ तो यहाँ से टकरा के ऐसे चले गए और कुछ ऐसे चले गए, ठीक है। अगला सरप्राइजली, यानी कि वो शॉक्ड हो गए। 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपेयर टू बी रिबाउंड, एक पार्टिकल 12,000 पार्टिकल में से एक, देखिए एक मिनट, एक पार्टिकल 12,000 पार्टिकल में से रिबाउंड हो गया, यानी टकरा के सीधे इधर ही चला गया, ठीक है। यानी कि उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर 12,000 पार्टिकल आप इससे पास करवा रहे हैं तो उनमें से पक्का एक ना एक पार्टिकल रिबाउंड हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मैं आप लोग के लिए इसी तरह के नए नए नोट्स लाऊं। अगला कंक्लूज़न क्या निकला, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन किया उससे कुछ तो उनके दिमाग में चला होगा कि हाँ ये होता है, ये यहाँ होता है, कुछ तो कंक्लूज़न आया होगा। तो कंक्लूज़न क्या था, देखिए, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पासेस थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्शन। ये देखिए, ये एक एटम है, मान लीजिए ये एक एटम है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल ना यहाँ से डिफ्लेक्ट होके चले गए, यानी कि ज़्यादातर जो स्पेस होता है ना वो खाली होता है, यानी कि इसका बहुत सारा स्पेस जो है ना वो खाली होता है। ठीक है, ये पहला एज्यूम किए कि इस पे एटम में बहुत सारा स्पेस जो है एम्प्टी होता है, यानी खाली होता है। ठीक है, और जो हीलियम क्या था, पॉजिटिवली चार्ज, और इधर क्या था, इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो यहाँ से पास हो गया। नहीं तो प्रोटॉन, यहाँ पर प्रोटॉन यानी पॉजिटिवली चार्ज होता तो ये तो रिफ्लेक्ट हो जाता है ऐसे और ऐसे। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिवली चार्ज ऑफ द एटम ऑफर वेरी लिटिल स्पेस। देखिए अगला क्या इन्होंने कंक्लूजन निकाला, इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि इस एटम में बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो सीधे चले ही गए थे, यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज होगा वो बहुत छोटा होगा। हो सकता है वो यहाँ प्रेजेंट हो, यहाँ प्रेजेंट हो, यहाँ प्रेजेंट हो, लेकिन क्या था, वो यहाँ प्रेजेंट थे न्यूक्लियस में, जिसका नाम इसे न्यूक्लियस दिया गया, वो यहाँ प्रेजेंट थे, यानी बहुत छोटे जगह में प्रेजेंट थे, तभी तो बहुत सारा जगह से यहाँ पास हो गया। ठीक है, और जो यहाँ से टकराए वो यहाँ चले गए, यानी यहाँ से टकरा के स्मॉल एंगल बना लिया। क्यों, क्योंकि ये जो रे था ये पॉजिटिवली चार्ज था, और यहाँ से जब पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव से टकराएगा तो ये क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला, ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड बाई 180 डिग्री, यानी कि देखिए यहाँ है, यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल ले लिए, यहाँ से गया, बहुत सारे सीधे चले गए, यही देखिए 180 डिग्री में बना के चले गए। देखिए ये है ना, 180 डिग्री बना लिया और यहाँ से चले गए, यानी न्यूक्लियस यहाँ था इसलिए यहाँ से गए 180 डिग्री बनाए और चले गए। ठीक है, ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वेयर कंसनट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। वही बात है, यानी कि बहुत छोटा स्पेस, न्यूक्लियस जो है बहुत छोटा स्पेस कवर करता है, इसलिए बहुत सारे इनके यहाँ पर चले गए स्मॉल एंगल्स बना, यानी कि ये देखिए 180 डिग्री बना के। ठीक है, अब अगला, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी वो जो एक्सपेरिमेंट किए उनके बेसिस पे रुदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम विच हैड फॉलोइंग फीचर्स, यानी कि उनके दिमाग में कुछ तो चला होगा कि भाई ये यहाँ से चला गया 180 डिग्री बना के चला गया, लेकिन जब बीच पे टकराया तो एंगल बना के चला गया। ऐसा क्यों, तो उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा। जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं, मान लीजिए किसी पौधा को देख लिया, तो हमारे दिमाग में कुछ तो चलता है कि इस पौधा का, ये पौधा किस तरह होता है, ये जड़ है, इसमें रूट है, स्टीम है, लीव्स है, तब हमारे दिमाग में चलता है कि हाँ ये प्लांट है। इसी तरह इस एक्सपेरिमेंट को देखते हुए उन्होंने एक कंक्लूज़न निकाला, मतलब कि उनके दिमाग में कुछ चला, और वो क्या था देखते, देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। अब देखिए यहाँ से क्या बताया इन्होंने कि जो एटम होता है इसमें यहाँ पर क्या होता है, इन्होंने बोला कि यहाँ पर होता है प्रोटॉन, यानी पी, प्रोटॉन होता है। अब ये ऐसे कैसे बोल दिया कि यहाँ प्रोटॉन होता है, क्योंकि यहाँ से अल्फा पार्टिकल जब पास करा रहे थे यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज और ये भी पॉजिटिवली चार्ज, दोनों एक दूसरे को रेपेल कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जहाँ प्रोटॉन है। ठीक है, हम अभी न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम देखते हैं आगे इनके क्या क्या इन्होंने सोच लिया था। नियरली ऑल द एटम, ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस, ये देख लिया था हमने। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ। अब देखिए क्या हुआ, इन्होंने बताया कि जब न्यूक्लियस, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर घूमते रहते हैं। ठीक है,
ये इस तरह करके यहाँ पे घूमते रहते हैं और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों तरफ गोल 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 न्यूक्लियस के घूमते रहते हैं। ठीक है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। अब देखिए यहाँ क्या बताया कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो छोटा होता है किसके में, एटम की तुलना में। तो ये तो हमारे दिमाग में फट से आ जाना चाहिए कि जो एटम का जो साइज़ है, ये पूरा जो साइज है, ठीक है, ये एटम के साइज से क्या होता है, बड़ा होता है, और ये न्यूक्लियस क्या होता है, छोटा होता है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई। ठीक है, अगला इन्होंने इतना बता दिया इनके बारे में, यानी कि ये ठीक से बता दिए, बहुत अच्छा बताएं। अब देखिए यहाँ पर क्या था, लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स, यानी कौन कौन सी चीज़ ये मतलब क्या ये नहीं बता पाए, रदरफोर्ड क्या क्या नहीं बता पाए। ये देखिए ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक छोटे से एग्जांपल से बता देता हूँ। ठीक है, ये पूरा मैं पढ़ूंगा नहीं, बस यहाँ पर मैं आपको यही इसी को पूरे अच्छे से यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। देखिए क्या हुआ, ये देखिए क्या हुआ था यहाँ पे, ये देखिए इन्होंने क्या बोला कि जो ये देखिए ये एटम होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो गोल गोल सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है। और फिजिक्स के अनुसार जब कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट घूमती रहती है, या फिर वो मूव करती रहती है, या फिर वो चलती रहती है, तो उसमें क्या होता है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा था सेकेंड में, मोशन एंड द लॉ ऑफ मोशन, उसमें हम लोग पढ़ा था, यानी कि ये जो है एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो वो यही नहीं बता पाए कि जब इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है तो ये एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता होगा, और जब ये एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा तब तो ये एक बार यहाँ से गोल गोल, ये देखिए यहाँ न्यूक्लियस, और ये जब गोल गोल है तो ये गोल गोल एक बार आके इस न्यूक्लियस में सट जाएगा और एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ये कैसे आपने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता रहता है, तो यहाँ पर तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होना चाहिए। उसके बाद फिर ये जब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा तो ये एनर्जी लूज़ कर देगा, इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। जैसे हम लोग में एनर्जी हम लोग लेते हैं फूड से, तो फिर कुछ टाइम बाद हमें फिर से एनर्जी के लिए फूड लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी क्या होती है, लूज़ हो जाती है। इसी तरह यहाँ गोल गोल घूमती रहेगी, एनर्जी इसका लूज़ हो जाएगा और ये न्यूक्लियस में आके सट जाएगी। उसके बाद ये तो जब एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा नेचर में, और ये क्या होगा, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। और मैं आप लोग को एक और बात बताना भूल गया, ये देखिए हमने क्या पढ़ा था न्यूट्रॉन में क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ गोल गोल घूमेगा, प्रोटॉन तो यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो न्यूट्रॉन कहाँ गया, हाँ, न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस पे ही प्रोटॉन के बगल में रहता है, यानी न्यूक्लियस में ही रहता है। अब कैसे रहता है, क्योंकि न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, इसलिए ज़्यादा कम नहीं होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कोई ज़्यादा कम नहीं हो पाता है, वो दोनों का मास इक्वल रहता है। क्यों? जब न्यूट्रॉन में यानी कि कोई चार्ज ही नहीं होता है, जब चार्ज नहीं होगा तो मास भी नहीं होगा, अब मास नहीं होगा तो दोनों का मैग्नीट्यूड यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास इक्वल होगा। ठीक है, अब ये यही नहीं बता पाए थे कि जो यहाँ पर न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन जो घूमते रहता है, यहाँ पर घूमते घूमते वो एक दिन इस एटम में सट जाएंगे और ये क्या होगा, ये एटम एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो फिर यही इसी बात को ये नहीं बता पाए थे। और अगला साइंटिस्ट है बोहर्स, यानी ये बोहर कौन है, ये एक साइंटिस्ट है और इन्होंने एटम के बारे में क्या क्या बताया, यानी यही एक लिमिटेशन है और यही इनको बताए, यही ये चीज़ बताए थे। क्या बताए अभी देख लेते हैं। नील बोर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम, ये भी एक मॉडल दिए एटम का और उसी के अनुसार बताए हैं। क्या बताए,
ओनली सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रेबल ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि देखिए ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, और जो ये गोल गोल इलेक्ट्रॉन घूम रहा है गोल गोल, द मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इनको क्या नाम दिया बॉन्ड, इनको नाम दिया डिस्क्रेबल ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का डिस्क्रेबल ऑर्बिट, ये इनको बोहर्स ने नाम दिया था। ठीक है। और अलाउड इनसाइड द एटम, यानी एटम के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो जब गोल गोल घूमते हैं तो उनका नाम इसने क्या दिया, डिस्क्रेबल ऑर्बिट्स। ठीक है। अब दूसरा, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रेबल ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। अब ये क्या किए, ये तो नया बात बता दिए। क्या बताएं, ये देखिए ये एटम है, ये न्यूट्रॉन, और जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो ये कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा, जब ये घूम रहा है तब तो इसको एनर्जी रेडिएट करना चाहिए, क्योंकि जब घूमता है तो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन होता है तो एनर्जी रिड्यूस होता है, तो कैसे नहीं होगा। इन्होंने क्या बोला, द ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी सेल, एनर्जी लेवल। यानी कि ये देखिए मैंने यहाँ पर फिगर बना दिया है, ये देखिए ये जो गोल गोल ऑर्बिट है ना, इनको एनर्जी लेवल कहा गया है, एनर्जी लेवल कहे हैं इनको। ठीक है। These orbits are represented by the letter KLMN, यानी न्यूक्लियस है। ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो फर्स्ट सेल है इनको क्या नाम दिया, के सेल, अगले वाले को एम सेल, अगले वाले को एन सेल, और अगले वाले को के एन सेल। ठीक है, KLMN। या फिर इसको ये भी नाम दे सकते हैं, 1 सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, इस तरह का भी नाम दे सकते हैं। n बराबर 3, यानी कि थर्ड सेल, 2 सेल, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल। ठीक है, थर्ड फोर्थ सेल। ठीक है, तो यही इन्होंने नाम दिया था। अब देखिए इन्होंने एक बात कही थी, क्या कही थी, ये देखिए कि ये जो एटम है और ये एक न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, और ये एक स्पेसिफिक सेल में मूव करता है। यानी कि क्या हुआ, ये देखिए अगर ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो अपने ही सेल में जाएगा ना। मान लिए ये सेकेंड वाला एम सेल। ठीक है, एम सेल बस एनर्जी रेडिएट करेगा मूव करते करते, तो ये कहाँ जाएगा, एम सेल के ही ना अंदर जाएगा, इसके अंदर। फिर ये यहाँ से, यानी कि एनर्जी रेडिएट ही नहीं करता है। अगर रेडिएट करेगा तो कहाँ जाएगा, इसके ही सेल में जाएगा, और ये घूम घूम कर फिर उसको गेन कर लेगा, बस। ठीक है, बस इतना ही कहा था। अब ये जो है इसके बाद वाला मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। ये देखिए अगला जो है एटॉमिक नंबर एंड मास, ये सब जो है मैं आपको आगे की पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इस नोट्स को लिंक वाइज शेयर करना, ताकि वो भी इस नोट्स को लिख पाए। ठीक है। और मैंने इसके पहले नाथसीवाद और हिटलर का उदय, उसका भी एक वीडियो बना के रखा है। आप चाहे तो उस वीडियो को क्लिक करके देख भी सकते हैं। ठीक है। और ये सब जो है ना इंट्रोडक्शन, ये देखिए ये सब जो इंट्रोडक्शन है इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए ई रुदरफोर्ड कब जन्मे थे, कब देखिए स्प्रिंग ग्रोव में कब जन्मे थे, यहाँ ये सब आपको खुद से पढ़ के इसको, बस ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इनका इंट्रोडक्शन है, ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।